इक्वेशन आप लोग को बताइए क्या क्या था। पहला इक्वेशन क्या था बोलो। हाँ, k इजकल टू ए ई टू द पावर माइनस ए अपॉन आर, यही था ना, कोई दिक्कत। तो ये था रेट कांस्टेंट। यहाँ पे इन दो चीज के बीच में ग्राफ देता है, किसके किसके बीच में, रिलेशन किसके किसके बीच में बताता है ना। आपका मतलब रेट कांस्टेंट टाइम के साथ कैसे चेंज होगा वो रेट बताने का काम कौन करता है, यही अरेनियस इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन ये था, इसमें हमने नेचुरल लॉग लिया था और इसको कन्वर्ट किया था। तो फाइनली ये लॉग में क्या फॉर्मूला आता है, लॉग में याद है फॉर्मूला, बताओ क्या है, लॉग के, हाँ लॉग ए माइनस ये, यहाँ एक वैल्यू आती है ना आर टी, ये सेकंड इक्वेशन है। और इस पे हमने बहुत सारे सवाल किए थे, कोई दिक्कत, जो होमवर्क दिया उसमें कोई डाउट है तो बताइए। एनसीईआरटी बुक से बनाए थे आप लोग क्वेश्चन, ठीक है। तो इस पे आगे एक और थर्ड फार्मूला आता है। अच्छा, इसका ग्राफ भी हमने खींचा था, याद है आपको ग्राफ कैसा गया था, ये देखो लॉग के मतलब रेट कांस्टेंट वर्सेस टाइम, और टाइम अगर ध्यान से देखो तो 1/t के फॉर्म में, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या लोगे 1/t। अच्छा, ये तो हो गया बाई, ये हो गया x, तो m क्या हो गया, इतना टर्म, इतना कौन है m। तो बताइए m यहाँ पे क्या है, स्लोप क्या है, निगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव, मतलब ये ऐसा जाएगा डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग तो जाएगा नहीं। चलो अब बात आता है ये डिक्रीजिंग जाएगा तो कहाँ से जाएगा, यहाँ से, जीरो से या निगेटिव से। तो देखिए सी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है ना जी, लॉग ए कोई भी वैल्यू होगी तो ये आपका पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो ग्राफ यहाँ से जाएगा। और इसी में इस तरह से ग्राफ दे देगा और आपसे पूछेगा कि यहाँ पे m का वैल्यू क्या होगा, तो m का वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस ए अपॉन आर टी, और आपसे टी नहीं आर बस यहाँ, है ना। और यहाँ आपसे ये पूछा जाएगा, यहाँ पे क्या पूछ सकता है आपसे बताइए, ये एक चीज पूछ सकता है, पहला तो स्लोप क्या है, ये सी का वैल्यू क्या है वो पूछ सकता है। दूसरी बात यहाँ पे आपसे और क्या सवाल पूछा गया था, इस पे ही न्यूमेरिकल्स आएंगे जो कि आपको अलग अलग तरह से पूछा जा गया था, कंपेयर करके आप बना सकते हो, वैल्यू बता सकते हो। बताओ इसमें कोई डाउट नहीं ना, ठीक। तो अब देखिए, लिखिए थर्ड फार्मूला आप कैसे निकालेंगे, एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, लिखिए हेडिंग दे के लिख लो, एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, अगर दो अलग अलग टेम्परेचर रहे T1 एंड T2, T1 एंड T2, तो बताइए रेट कांस्टेंट भी डिफरेंट होगा ना, है ना। हम उसको मान लेते हैं K1 एंड K2, है ना। एट टू डिफरेंट टेम्परेचर रेट कांस्टेंट्स आर K1 एंड K2, हमने मान लिया। अब आप बताइए अगर हम टेम्परेचर T1 रखें तो उस केस में log K1, ठीक है। तो इस इक्वेशन में लिखो तो वैल्यू क्या आएगा, टेम्परेचर बदल रहे हैं और कुछ नहीं बदल रहे, तो क्या आएगा log A माइनस ये वैल्यू लिखिए आप लोग सब, R1/T1। किसी को दिक्कत इसमें, नीचे क्या आ जाएगा जी, चलो नीचे यहाँ पे 1/T1 को अलग कर देते हैं। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। जब हम टेम्परेचर क्या ले रहे हैं T1, तो रेट कांस्टेंट क्या चेंज हो रहा है K1, और इसी तरह से log K2 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखिए तो जरा खुद से, तो देखिए T2 वैल्यू पे हम मान लेते हैं कि रेट कांस्टेंट कितना है K2, और इन दोनों इक्वेशन को
आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मतलब सेकंड माइनस फर्स्ट। बताइए यहाँ क्या लिखोगे? लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? K2 माइनस log K1, log K2 माइनस log K1। बोलो कोई दिक्कत? चलो इधर आ, इधर लिखिए। पहले आप 2 को लिखोगे, 2 में क्या क्या है? log A माइनस ये अपॉन, और नीचे क्या है जी? T2 भी लिखो, इतना होगा। अब बताइए इसमें क्या करोगे? माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस log A, और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। कोई दिक्कत इसमें किसी को? और T1 है। चलो अब बताइए क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा इसमें? जो कैंसिल हो रहा कीजिए, इसको काट दो, ठीक है। अब बताओ log A इंटू बी क्या लिखते हैं? बोलो, log A बाई बी नहीं लिखते हैं जी। log A माइनस बी को क्या लिखेंगे? क्या हुआ, बोल नहीं रहे? log A माइनस बी, log A बाई बी, ये तो आप पढ़े हो। तो log A बाई बी, इसको A मान लो, इसको B मान लो, इक्वल टू बताओ इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं? इतना टर्म कॉमन ले सकते हैं तो उसको बाहर निकालिए, ए अपॉन 2.03 R, ठीक। और उसके बाद ये प्लस में है तो 1/T1 माइनस 1/T2। ये माइनस में था ना, उसको बाद में लिख दिया। ये फॉर्मूला आया आप लोग का? यस या नो? कितने लोग का ये आया? ठीक, यही है आपका थर्ड इक्वेशन जिसपे आएंगे न्यूमेरिकल्स। इस पे भी आते हैं न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पे 2 डिफरेंट टेम्परेचर है, ठीक है। तो चलो इस पे हम क्वेश्चन करते हैं, पहले आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। कोई डाउट किसी को? इसमें तो एलसीएम ले सकते हो, T1 T2 और ऊपर हो जाएगा T2 माइनस T1। खैर वो तो आप कर लेना। हाँ तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है, 2 अलग अलग टेम्परेचर है जिसको आप मान लो T1 एंड T2। तो T1 मैंने माना 500 है केल्विन और T2 700। इस समय अलग अलग रेट कांस्टेंट होगा। ये गिवन डाटा करके ऐसे लिखा कीजिए भाई एग्जाम में। और रेट कांस्टेंट पहला K1 0.02 और दूसरा 0.07। कोई दिक्कत? फॉर्मूला यूज कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए। तो लॉग, अच्छा एग्जाम में ना एक बार फॉर्मूला को पहले लिख देना फिर वैल्यू पुट करना, डायरेक्ट मत। मतलब ऐसे लिख देना K2 माइनस K2 बाई K1 ये अपॉन इतना वैल्यू रहेगा। और इसको थोड़ा सा और सुधार के ऐसे लिख सकते हो तो भाई यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या लिखेंगे? T1 बाई T1 इंटू T2 और T2 माइनस T1। ये कर लेना, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। चलिए आगे लिखिए। लॉग K2 का वैल्यू कितना? 0.07, K1 का यही है वैल्यू। आइए EA का वैल्यू हमको निकालना है। R का वैल्यू पता है आपको? देखिए वहां दिया हुआ है 8.314। ऐसे है, ये वैल्यू कांस्टेंट होता है। अच्छा आगे T2 माइनस T1, T2 कितना है? 700 माइनस 500 और नीचे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करो T1 T2 500 इंटू 700। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये डेसिमल हट जाएगा 7/2, यानी कि लॉग कितना आ जाएगा? लॉग 7 अब माइनस लॉग 2, ऐसे लिख लो। और EA का वैल्यू वही रह जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है जी? जल्दी बताइए। ये 200 हो जाएगा और नीचे रहने दो 500 इंटू 700। आप इससे काट दो ये 0, ये 2 0, ये कितना आ जाएगा जी? 7×35। अच्छा 2 से इसको भी काट दो 350, है ना, और कट जाएगा वैल्यू। ठीक, अब बताइए आपको पता है लॉग का वैल्यू
log 7 का वैल्यू कितना होता है? log 7 कितना बोलो? 0.8। ये कितना होता है? 0.3। यही ना है log 2? log 2 होता है 0.3 और ये 0.8। अच्छा यहाँ पे इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई किया आप, थोड़ा कैलकुलेशन है, बताइए कितना? 19.14। 2 डिजिट तक लो, कोई दिक्कत नहीं, 2 डिजिट के आगे नहीं लो, ठीक है। और यहाँ 5 इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक। आइए इधर आया वैल्यू ये अपॉन 19.14 इंटू 1 अपॉन नीचे इसमें 5 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा? 0। या भी रहने दो, अभी मत मल्टीप्लाई करो, लास्ट में हमें निकालना क्या है? ये ना जी, तो ये निकालिए, ये इक्वल टू ये घट के कितना आ जाएगा? 0.5। ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी 19. ये भी ऊपर है 5 इंटू, ये सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लो, आपको ये का वैल्यू आ जाएगा। ये का वैल्यू फाइनली कितना आ रहा है कैलकुलेट करके बताइए? सब वैल्यू को मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर बताइए इन जूल, है ना? जूल में आएगा, बोलिए कितना आएगा? 100 18 आ रहा है, 18 किलो। अच्छा किलो आ रहा है ना, चेक कीजिए जी सब लोग, सबका यही आ रहा है, चलिए चेक कीजिए। तो आप हमेशा डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक वैल्यू लिया कीजिए, ठीक है। तो ये वैल्यू log 7 की कितनी आ जाएगी? 0.84, और इसका वैल्यू तो 3.0 ही होता है। ये आप घटाइएगा, वैल्यू आएगा 0.54, और ये वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो इतना एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा ये आंसर हुआ। अच्छा एक चीज़ और बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने पढ़ा है ना कि 10 डिग्री हमेशा बढ़ेगा टेम्परेचर तो क्या हो जाता है? रेट ऑफ रिएक्शन बिकम, आप पढ़े हो ना, डबल हो जाता है। तो जब ये डबल होगा 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल, तो बताइए उस केस में एक्टिवेशन एनर्जी कितना होगा? ये क्वेश्चन दिया, ठीक है। इससे थोड़ा सा हट के है, ये कैलकुलेशन नहीं, इसमें ज़्यादा नहीं मिलेगा, इसमें थोड़ा था कैलकुलेशन। तो आप ट्राई करो तो क्या आएगा आंसर, बताओ। इस क्वेश्चन में 2 टेम्परेचर दिया हुआ डिफरेंट डिफरेंट, तो इसी से समझ में आता है कि हम गिवन डाटा क्या क्या लिखेंगे। T1 298 केल्विन और T2 308 केल्विन। अच्छा ऊपर बोला है कि रिएक्शन बिकम डबल, तो अगर हम K1 मान लेते हैं x, तो K2 कितना हो जाएगा? 2x। अब आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए, वैल्यू पुट कीजिए, एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू निकल जाएगा। लॉग कितना हो जाएगा जी? लॉग K2 बाई K1। फॉर्मूला भी लिखा कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, आदत डालिएगा एग्जाम लिखने का ऐसा। और यहाँ पे क्या था जी? T1 T2 माइनस T1। अब वैल्यू पुट कर लो, लॉग K2 हो जाएगा 2x बाई x, और ये वैल्यू उतना ही रह जाएगा। और बताइए टेम्परेचर, T2 हो जाएगा 308 माइनस 298 और डिवाइडेड, यहाँ से x x कैंसिल आउट हो जाएगा। log 2 का वैल्यू अभी बताया था कितना? log 2 का वैल्यू 0.30। चलो बाद में पुट करना log 2। हाँ इसका वैल्यू तो पता है, मल्टीप्लाई अभी किए थे आपने, क्या आया था जी? कितना आया था? 19.14। हाँ चलो ये आ गया 19.14, और इधर 10 आएगा और नीचे आ जाएगा 308 इंटू 2, ठीक है।
अब बताओ एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू क्या लिखोगे, log 2 का वैल्यू कितना 0.30 इंटू ये वैल्यू ऊपर जाएगी 19.14 308 इंटू 298 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 10। सब कैलकुलेट कीजिए और बताइए कि ये का वैल्यू क्या आया। पहले जूल में बताना, बाद में किलो जूल में कन्वर्ट करना, ठीक है। चलो कैलकुलेट करो फिर। अरे भाई इतना से नहीं परेशान होते हैं, इतना ठीक है। चलो एक बात बताओ, इतना आंसर आ रहा है। अब इसमें किलो जूल लिखोगे तो क्या लिखोगे बोलो, 52.703। अरे 2 डिजिट तक मिल रहा है ना, ठीक है। इतना तीसरे चौथे डिजिट तक नहीं मिलाना डिसम्बर, ठीक है। यहाँ तक तो आ रहा होगा ना सबका सेम आंसर, बस काफी है, इतना ही लिखते हैं। ये 3 को लिखने की आवश्यकता नहीं है जूल, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे कब बनाते हैं और कैसे सवाल आते हैं इस पर। इस फार्मूला पे काफी ज्यादा सवाल पूछते हैं एग्जाम में। लिखो नेक्स्ट, थोड़ा अलग क्वेश्चन करते हैं। ये 2013 में पूछा है। टू 2013 लिखिए क्वेश्चन, द डिकम्पोजिशन ऑफ ए अरे जब आंसर मिल गया तब क्या परेशान हो सब। लिखो यहाँ पे, द डिकम्पोजिशन ऑफ ए इनटू प्रोडक्ट हैज a value of k as 4.5 into 10 to the power 3 per second at 10 degrees Celsius and activation energy दे रखा है, एक्टिवेशन एनर्जी इस बार 16 किलो जूल। एट व्हाट टेम्परेचर, क्वेश्चन क्या है लिखो, व्हाट टेम्परेचर वुड के बी 1.5 into 10 to the power 4 per second। पढ़िए क्वेश्चन और सबसे पहले गिवन डाटा लिखिए। देखिए आपको समझ में आ रहा है, गिवन डाटा लिखिए। देखिए कोई रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन हो रहा है यानी टूट रहा है, ठीक है, और प्रोडक्ट बन रहा है। वो कह रहा है ए आपका क्या कर रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। खैर छोड़ो, उससे मतलब नहीं। उस समय के की वैल्यू क्या थी, रेट कांस्टेंट इतना था, और इस समय टेम्परेचर क्या था, देखो 10 डिग्री सेल्सियस। एक बात बताओ, इसको K1 मान लो, इसको T1 T। अब बताओ यही टेम्परेचर यूज करें या केल्विन में चेंज करें, केल्विन में चेंज करेंगे, SI यूनिट है वैसे। केल्विन में कितना हो जाएगा 283 केल्विन। अब आगे बताइए, वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपसे बोला कि अगर K का वैल्यू इसके बराबर हो जाए, ठीक है, तो उस समय टेम्परेचर क्या होगा। जब K का वैल्यू इतना हो जाए बढ़कर, तो टेम्परेचर क्या होगा बताइए। उस समय टेम्परेचर कितना आएगा, T2 का वैल्यू निकालना। साथ में आपको क्या दिया हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी कितना है 60 किलो जूल। अच्छा एक बात बताओ, एनर्जी का यूनिट जूल होता है कि किलो जूल होता है, जूल होता है, तो इसको चेंज करो ना, 60 इंटू 10 to the power 3 जूल। अब आप फॉर्मूला लगा लीजिए, सवाल बन जाएगा।
है ना। इस बार वैल्यू आपको T2 का निकालना है क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी दे रखा है। तो लगाइए फॉर्मूला जल्दी से, log K2/K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.03, फिर क्या लिखेंगे 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। सॉल्व कर लो जल्दी से। log K2 का वैल्यू देखो वहां दिख रहा है 1.5 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई 4.5 इंटू 10⁻3। ये दोनों सॉल्व कर लीजिएगा। EA का वैल्यू कितना है जी 60 इंटू 10⁻3, R भी है यहाँ पे। ठीक, और टेम्परेचर पहले वाला कितना है 1/283 माइनस 1/T2, यही T2 निकालना है हमें। ठीक है, तो सब सॉल्व कर लीजिए। ये तो कट जाएगा, इससे डेसिमल हटाओ, 3 टाइम्स कट जाएगा ये। ठीक, अभी कहाँ माइनस किए हैं 1/T1 की। ठीक है, फॉर्मूला देखो 1/2। ठीक, अब यहां से इसको कट करो, कितना बचेगा 10 बचेगा, 10/3 आएगा। इसको लॉग में क्या लिखेंगे log 10 माइनस log 3। log 10 का वैल्यू 1 और log 3 का वैल्यू पता है 0.47, ये होता है वैल्यू। ठीक है, चलो आगे इनको सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। चलो 1000 लिखिए लो इसको। इसका तो वैल्यू तुमको पता है 19.14। इसको भी डिवाइड कर लो, 1/283 को डिवाइड कर लेना। चलो सॉल्व करो और जल्दी से बताओ टेम्परेचर कितना। ये 1 माइनस कितना आ जाएगा जी 0.47, और इधर भी सॉल्व कीजिए जल्दी से, कैलकुलेशन है, चलिए सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा। खैर, नेक्स्ट टर्म है कैटलिस्ट। बताइए कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। मतलब जो रिएक्शन में मान लो कुछ घंटे टाइम लग रहा है वो कुछ सेकंड में हो जाएगा, है ना। किसकी मदद से, कैटलिस्ट की मदद से। और अच्छी बात यह है कि कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी नहीं करता है, रेट को भी बढ़ा देता है और साथ में पार्टिसिपेट नहीं करता। आ रहा बात समझ में। ठीक है, तो जैसे आप लोग को एग्जांपल बता सकते हो कैटलिस्ट का, बायो वाले तो बताना चाहिए। बायो कैटलिस्ट सुने हो, हमारे शरीर में एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स का काम क्या होता है, फूड को डाइजेस्ट करना। जैसे प्रोटीन के लिए पेप्सिन सुने होगे, है ना, ये सब तो सुने होगे, तो बता क्या नहीं रहे हो, हाँ कहते अभी नहीं पढ़े, है ना। कार्बोहाइड्रेट को कौन डाइजेस्ट करता है, माउथ से ही डाइजेस्ट होता है। हाँ ठीक, तो माल्टोज जो होता है सलाइवरी ग्लैंड में, वो डाइजेस्ट करता है। खैर, तो ये सब डाइजेशन के लिए यूज करते हैं। अब आप सुनिए, ये हमारे शरीर में, जैसे अगर सबसे कॉमन आपको ये याद होगा, शुगर तो पता होगा, शुगर को कौन डाइजेस्ट करता है, इंसुलिन। ये भी एक एंजाइम्स है, अगर ये कम हो जाए तो इसका डाइजेशन शुगर का नहीं होगा, उस केस में शुगर ब्लड में मिक्स हो जाएगा और उसी को कहते हैं डायबिटीज हो गया इंसान। ठीक है, तब अब बताइए ये क्या करता है, अगर आपको जानना होगा तो आप सुनिए कि अगर हमारे शरीर में एंजाइम्स नहीं होगा तो जो फूड हम कुछ घंटों में डाइजेस्ट कर लेते हैं, 4 to 5 आवर, एक क्लास के बाद आपको भूख लग ही जाती है, मतलब डाइजेस्ट हो ही जाता है हर क्लास हर घंटे। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर ये एंजाइम्स काम नहीं करे तो आपको पता है ये सालों में डाइजेस्ट होगा फूड, मतलब आज खाएंगे अगले ईयर फिर, है ना। तो एंजाइम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हमें डेली 2200 से 2400 कैलोरी चाहिए, तो फूड डाइजेस्ट होना बहुत जरूरी है। आ रहा है बात समझ में। अब बताइए ये बायो कैटलिस्ट एंजाइम्स क्या करता है,
रिएक्शन को फास्ट कर दिया, कुछ घंटों में डाइजेस्ट हो गया, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट करता है क्या? नहीं, पार्टिसिपेट किए बिना। तो लिखिए कैटलिस्ट का डेफिनेशन। दो सब्सटेंस, लिखो, दो सब्सटेंस विच increase the those substance which increase the rate of reaction, which increases the rate of reaction, rate of reaction without participate in it, without participate in it, उसमें participate नहीं करेगा, विदाउट पार्टिसिपेट इन इट, उसमें पार्टिसिपेट किए बिना, विदाउट मतलब बिना, है ना, आर कॉल्ड कैटलिस्ट, आर कॉल्ड कैटलिस्ट। नेक्स्ट चैप्टर जो सरफेस केमिस्ट्री है ना, उसमें कैटलिस्ट को पढ़ना है आपको। तो कैटलिस्ट आप जान ही रहे हो, बायो कैटलिस्ट जो कौन है हमारे शरीर में, एंजाइम्स। बायोमोलिक्यूल एक चैप्टर है जी, नहीं पढ़े तो फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ना है, तो ये पढ़ेंगे हम लोग। चैप्टर नंबर 14 है, एनसीईआरटी बुक में देखिएगा, एंजाइम्स, ठीक है, उसमें पढ़ना है इसके बारे में। खैर, और बताइए, और कैटलिस्ट देखे हो? ये डी ब्लॉक के जितने एलिमेंट है ना, सब यूज करते हैं कैसे? एज अ कैटलिस्ट। जैसे हमको तुमको एक रिएक्शन से याद दिलाते हैं, 10th क्लास में ये रिएक्शन पढ़े थे, अनसैचुरेटेड फैट में हाइड्रोजन जोड़ के, ठीक है, इसको क्या बना देते थे? सैचुरेटेड। याद आ रहा है? वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी बनाते थे। अब आपको अगर याद होगा तो इस रिएक्शन को कराने के लिए क्या लेते थे? निकेल और पीटी या पीटी। ये कौन है? कैटलिस्ट। और ये किस ब्लॉक के एलिमेंट है? डी ब्लॉक के। तो जनरली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कैसे काम करते हैं? एज अ कैटलिस्ट। और ये रिएक्शन को फास्ट करके ये बना देगा और उसमें भाग भी नहीं लेगा। जैसे माँ बाप सामने बैठे हो तो आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो जाती है, वो थोड़े भाग ले रहे हो, क्वेश्चन बता रहे हैं कि आपको नहीं, लेकिन ऑटोमेटिक हो जाती है। घर में कोई नहीं हो, पूरी आज़ादी है, पूरी पढ़ाई बंद है ना, तो वो आपके पढ़ाई में कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं। आ रहा बात समझ में? तो उसी तरह इनके प्रेजेंस से ये रिएक्शन जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैटलिस्ट का मतलब ये होता है। अब इसको डायग्राम से समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। देखिए डायग्राम से इसको समझते हैं। देखो, हर रिएक्शन को कराने के लिए, जनरली सब रिएक्शन को कराने के लिए क्या जरूरत होता है? एनर्जी। एनर्जी की जरूरत होगी कि नहीं होगी? आपको कोई एग्जाम निकालना है, उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी ही तो लगाते हैं, एफर्ट्स आपका एनर्जी के फॉर्म में जा रहा है। एनर्जी लगाए डे बाई डे, ठीक है, और रेट ऑफ प्रोग्रेस, रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ जी, इधर रिएक्शन आपका बढ़ रहा है, ठीक है। अब बताओ, हर रिएक्शन में क्या होता है बताइए? रिएक्टेंट होता है, वो किस में कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में। बोलो कोई दिक्कत? रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है? अच्छा एक बात बताइए, कोई भी रिएक्शन होता है तो आपसे हम पूछ रहे हैं कि बताओ एनर्जी किस में ज्यादा होता है, रिएक्टेंट में कि प्रोडक्ट में? हाँ, एनर्जी ज्यादा किस में पाई जाती है, रिएक्टेंट में कि प्रोडक्ट में? आप लोगों को कोई डाउट होता है तो कोई एग्जांपल क्या नहीं सोचते हो? मान लो कोयला लिए, उसको जला दिए, तो बताइए कोयले में एनर्जी थी कि कार्बन डाइऑक्साइड में? कोयले में। यानी रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है, रिएक्टेंट की एनर्जी मोर,
अब प्रोडक्ट की एनर्जी लेस। आपको ये बात पता है स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा? जिसके पास ज्यादा एनर्जी, जिसके पास कम एनर्जी? कम एनर्जी। जिसके पास कम एनर्जी होता है वो क्या होता है? स्टेबिलिटी उसकी मोर होती है, भाई आराम से एक जगह पड़ा रहेगा, ठीक है। और जिसके पास एनर्जी ज्यादा होता है वो क्या स्टेबल होता है क्या? इसीलिए तो रिएक्शन में भाग लेता है। अच्छा, जितने नोबेल गैस है वो स्टेबल है ना? सिंपल सा एग्जांपल, नोबेल गैस स्टेबल है। अब आप बताइए, नोबेल गैस स्टेबल है, उसके पास कोई एनर्जी है क्या? नहीं, एनर्जी नहीं है, तभी तो किसी से रिएक्शन नहीं करता। लेकिन एक एग्जांपल लो, सोडियम। सोडियम क्या रिएक्शन करने के लिए इसको एनर्जी मत भी दो तो तुरंत रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा? एयर के साथ तुरंत जल जाता है ना। यानी कि इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है और ये तुरंत रिएक्शन करके इसमें चेंज हो जाता है। यानी कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए ही ऐसा बनता है, समझे? यानी एक बात बताओ कि प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल कि रिएक्टेंट? प्रोडक्ट। अब अगर प्रोडक्ट, अरे लड़का इधर ध्यान दो, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, रिएक्टेंट कम स्टेबल है, तो बताइए ये जो ग्राफ खींचेंगे, देखो यहाँ ग्राफ, ये क्या है तुम्हारा? रिएक्टेंट। तो ये जो प्रोडक्ट आएगा वो रिएक्टेंट से नीचे जाएगा या ऊपर आएगा? या और बिलो हो जाएगा, इसका एनर्जी कम हो जाएगा। ये अब क्या बना हमारा? आया बात समझ में? रिएक्टेंट में एनर्जी, और बल्कि ऊपर लिखूं रिएक्टेंट को, थोड़ा ज्यादा एनर्जी दो, है ना। रिएक्टेंट का एनर्जी देखिए ये यहां तक है, अब प्रोडक्ट का एनर्जी ये इतना ही है। तो बताइए ज्यादा स्टेबल बनेगा प्रोडक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट? और अब तुमसे पूछा एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, तो एक्टिवेशन एनर्जी इतना एनर्जी, ये वाला, ये एनर्जी क्या कहलाएगा जी? मतलब कोई भी रिएक्शन कराने के लिए एक सर्टेन एनर्जी की जरूरत होती है, वही कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी। मान लो ये 2 किलो जूल है, तो इस रिएक्शन को कराने के लिए कम से कम 2 किलो जूल देना पड़ेगा, तब जाके यहाँ तक पहुंचेगा, इसके आगे फिर रिएक्शन होगा। अगर यहाँ तक गया 1 किलो जूल तो क्या रिएक्शन होगा? नहीं होगा। इसीलिए कम से कम एक्टिवेशन एनर्जी, मिनिमम एनर्जी देना पड़ेगा रिएक्शन को प्रोसीड कराने में। कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये रिएक्शन हम कराए बिना कैटलिस्ट की मदद से, किससे? विदाउट कैटलिस्ट। और अगर हम कैटलिस्ट लेते हैं तो बताओ रिएक्शन फास्ट कैसे होता है? कैटलिस्ट क्या करता है, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत इतनी थी उसको कम कर देता है। क्या कर देता है? वो शॉर्टकट मार देता है जी, यहां से यहां तक। आ रहा है समझ में? तो यानी विथ कैटलिस्ट अब बताओ इसको उतना एनर्जी की जरूरत है नहीं, तो ये जल्दी नहीं रिएक्शन हो जाएगा। यानी कि वो क्या करता है, रिएक्शन को फास्ट कर देता है। कैसे करता है फास्ट? एक्टिवेशन एनर्जी को घटा के एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू कम कर देता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर हो जाता है। आया समझ में? रोल ऑफ कैटलिस्ट नेक्स्ट चैप्टर में फिर से पढ़ेंगे, कैटलिस्ट डिटेल में पढ़ना है, लेकिन कैटलिस्ट का रोल समझ में आया? चलिए लिख लीजिए इसको, ये डायग्राम बना लीजिए, हो सकता है एग्जाम में बनाने आ जाए, है ना। तो कैटलिस्ट लिखिएगा और ये डायग्राम लिखिएगा, ठीक है। देखिए इसी साल नीट में कैसा सवाल इससे आया था, इसी ग्राफ से। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदला, डेल एच की वैल्यू निगेटिव दिया, लॉस ऑफ एनर्जी, इसका मतलब कैसा रिएक्शन? एक्सोथर्मिक, यानी एनर्जी का लॉस। ये तो पहचान रहे हो आराम से। अब देखो इसमें डायग्राम ऐसा दिया, रिएक्टेंट से कम है ये तुम्हारा वैल्यू क्या है? ये, ठीक है। और ये वैल्यू भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? यहां से ये वैल्यू ये, और यहां से दिया हुआ था ये वैल्यू डेल एच, ये डेल एच, ठीक है। और इसमें क्या दे दिया? ये वैल्यू है तुम्हारा डेल एच,
तो बताइए -20। अब बताओ इनमें से कौन सा आंसर सही है, कौन सा ग्राफ सही है, ए बी सी डी इस रिएक्शन के लिए। हाँ, कितने लोग सी कह रहे हैं, हाथ उठाइए एक बार। सी। देखिए पहला क्यों गलत है, क्योंकि ये जितनी एनर्जी की जरूरत होती है ना, इसको क्या बोलते हैं, कौन सा एनर्जी बोलते हैं, एक्टिवेशन। अरे भाई रिएक्टेंट में जितना एनर्जी था प्रोडक्ट में तो उतना रहा, उसके बाद जो लॉस हुआ वही ना डेल एच होगा जी, वही उसके बाद ना लॉस हुआ। ठीक, आइए इसका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ज्यादा होगा कभी, तो पहला ही गलत है। आ रहा है समझ में। ये वैल्यू डेल एच कहलाएगा, जितना घटा है वो लॉस हुआ, वो ना लॉस हुआ जी। हमारे पास 100 रुपीज था, अब बचा 75, तो ये तो कितना लॉस हुआ, 25 का, तो ये घटाएंगे। अच्छा यहाँ पे देखिए, ये तो ठीक है एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, तो बताइए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कितना लॉस हुआ है, डेल एच के बराबर हुआ है, और डेल एच की वैल्यू कितना, -25 किलो। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी। समझे केमिकल काइनेटिक्स से कैसा सवाल आया था, ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी पे पूछा हुआ था, एक्टिवेशन एनर्जी और डेल एच के टर्म में जानो, ठीक है। तो दो तरह का एनर्जी लॉस के टर्म में रिएक्शन होगा, कौन कौन, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी से मत कंपेयर करना, जो लॉस आएगा वो नीचे आएगा, इसी लॉस के कारण तो रिएक्टेंट से कम हो जाता है एनर्जी किसका, प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का एनर्जी आखिर कम क्यों हो रहा है, तो कहाँ जा रहा है एनर्जी, तो सराउंडिंग में लॉस कर रहा होगा। जैसे कोयले को जलाओगे तो हीट एनर्जी मिलेगा, तो कहाँ जाएगा, अपने सराउंडिंग्स में एनर्जी लॉस करेगा। और अब असल में जैसे बल्ब जल रहा है, उससे रेडिएशन निकल रहा है, तो अपने सराउंडिंग में एनर्जी लॉस कर रहा है ना, उस तरह से। तो एनर्जी लॉस जितना पहले था उससे जो जितना भी घटा वो एनर्जी लॉस कहलाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी। इसको लिख लीजिए, इसी साल का सवाल है 2025 का। जब आप कार्बन को बर्न कीजिएगा ऑक्सीजन के साथ, तो इस केस में एनर्जी लॉस कितना होगा जी, -3 इतना जूल एनर्जी लॉस होता है, ठीक है, 1 ग्राम को जलाने को। अब बताइए इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो आप ले लो रिएक्टेंट R, यहां से गया एक्टिवेशन एनर्जी, ये कौन सा एनर्जी, एक्टिवेशन, और ये जितना बिलो जाएगा, सुनिए यहां से यहां तक ये जितना बिलो गया है यही आपका क्या कहलाएगा, डेल एच। और यहाँ पे डेल एच की वैल्यू कितनी होगी, वो सामने लिखा हुआ है। आया समझ में, तो पहचान लोगे ना कि डेल एच कौन है और ये कौन है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये लिख लो, ये आपके काम का चीज है। इस साल पूछा भी गया तो हो सकता है पूछ सकता हूँ एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में रिपीट करता है जो क्वेश्चन अभी लेटेस्ट पूछा गया, ठीक है। इसको राइट डाउन कीजिए। और होमवर्क लिख लो, चलो एनसीईआरटी बुक का लिखो होमवर्क। ट्वेंटी 29, 30 3 क्वेश्चन बना के लाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में समरी कॉपी लेके आइएगा, इस चैप्टर का हम लोग समरी लिख लेंगे, ठीक है।